डेट है आज 3 मई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। ये ऐसे में यूज कर सकते हो आप। और इस तरह के ऐसे भी पूछता है यूपीएससी, एक लाइन दे देगा, उसका मतलब पूछता है। आपका जीवन आपको ढूंढने में नहीं है, खुद को ढूंढने में नहीं है, बल्कि जीवन खुद को बनाने में है, जैसा आप चाहते हो। ये कोटेशन आप यूज कर सकते हो ऐसे के टॉपिक में भी। फर्स्ट टॉपिक है इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट, फार्मा का मतलब है मेडिसिन से या ड्रग्स वगैरह या मेडिकल इक्विपमेंट। ये हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया है 2013-14 के अपेक्षा 103% इंक्रीज हो गया है 2021-22 में। 2013-14 में 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया करते थे हम इंडियन फार्मा सेक्टर से, यानी कि दवाइयों का, मेडिसिन्स का, मेडिकल इक्विपमेंट का। लेकिन अब 1,83,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग इतना। टोटल जानना तो 1,83,422 और 90,415 करोड़ था 2013-14 में। ये एक्सपोर्ट 2021-22 में अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है फार्मा सेक्टर में, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। पिछले 8 सालों में ये $10 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है, लगभग $10 बिलियन का। 2021-22 में पॉजिटिव ग्रोथ रही इंडिया के फार्मा सेक्टर की। किसके बावजूद? कोविड-19 आने के बावजूद। आप सबको पता है कोविड-19 में सारे कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह बंद रही, उसके बावजूद भी मेडिकल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस टाइम में। 60% वर्ल्ड की जो वैक्सीन है और 20% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया वॉल्यूम से देखें तो 3rd नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइड इसके प्रोडक्शन में, कि हम 3रे नंबर पे, इंडिया फार्मा सेक्टर है जो हमारा 3रे नंबर पे आता है प्रोडक्शन में बाय वॉल्यूम। और अगर वैल्यू से देखें, यानी कि कीमत से, टोटल जितनी कीमत है रुपीज़ में या डॉलर में, तो उसमें 14 नंबर पे आता है इंडिया का फार्मा सेक्टर। इंडिया फार्मा सेक्टर की जो सक्सेस स्टोरी है वो किस वजह से इतना सक्सेसफुल कैसे है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग है जो हमारी वर्ल्ड क्लास है, और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोबस्ट का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस है और ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल है, और इनोवेशन होती है फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी। जो करंट मार्केट साइज है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, वो अराउंड $15 बिलियन का है, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं हम। जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल एक्सपोर्ट है जितना भी फार्मा सेक्टर का, मेडिकल दवाइयों का, ड्रग्स का, मेडिसिन्स का या इक्विपमेंट का, जितना भी एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का जो शेयर है वो 5.92% है। ये आपको याद रखना है। और फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल कंटिन्यू, मतलब फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा मेजर शेयर करता है हमारे टोटल एक्सपोर्ट में 73.31%। उसके बाद बल्क ड्रग बेचते हैं हम, ड्रग इंटरमीडिएट्स बेचते हैं, ये लगभग करते हैं $4,437 मिलियन का। इंडिया की जो टॉप फार्मा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि जिन कंट्रीज में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो हैं ये 5 कंट्री। सबसे ज़्यादा हम यूएस में, अमेरिका में दवाइयाँ बेचते हैं, उसके बाद यूके, फिर साउथ अफ्रीका, रसिया और नाइजीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है चरक शपथ। चरक शपथ, शपथ है मतलब ओथ, जो शपथ लेते हैं ना, प्लेज, प्रतिज्ञा या ओथ। अभी हुआ क्या है, 1 मई 2022 को मदुरई मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, डीन का मतलब प्रिंसिपल मान लो, ये तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने इनको हटा दिया, रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि इस कॉलेज में स्टूडेंट्स ने चरक शपथ ली थी। महर्षि जो चरक थे, ये भाई साहब महर्षि चरक, एक तरह से डॉक्टर मान लो आप। ये महर्षि चरक ने एक किताब भी लिखी हुई है, चरक संहिता, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ये चरक, महर्षि चरक के नाम पे संस्कृत में ओथ दिलाई गई वहाँ के स्टूडेंट्स को, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को। लेकिन ट्रेडिशनली अब तक वहाँ पे हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती थी इंग्लिश भाषा में। तो एक तरह से लैंग्वेज का भी वार है, मतलब भाषा को लेके युद्ध है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का, क्योंकि तमिलनाडु नहीं चाहता उन पर कोई भाषा इंपोज की जाए, वो या तो इंग्लिश या अपनी तमिल यूज करना चाहते हैं। तो अब तक वहाँ पे कॉलेज में इंग्लिश में जो ओथ ली जाती थी, शपथ ली जाती थी। जैसे कोई डॉक्टर बनता है ना भाई साहब, डॉक्टर बनने के बाद एक शपथ लेता है कि मैं ये करूँगा, किसी के साथ इलीगल काम नहीं करूँगा, ये सब कुछ ऐसी शपथ लेता है।
यानी कि एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड। तो ये हिपोक्रेटिक ओथ जो इंग्लिश में ली जाती थी, लेकिन वहाँ पे अभी संस्कृत भाषा में ओथ दिलाएगी बच्चों को महर्षि चरक को लेके, यानी कि महर्षि चरक की जो शपथ है। ये है महर्षि चरक, देख सकते हो, और ये है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स भी एक डॉक्टर थे, ये मान लो यूरोप के, ग्रीक डॉक्टर थे, ग्रीस के। ग्रीस कहाँ पे, ये देखो यूरोप देख रहे हो आप, ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, मेडिटेरेनियन सी से लग रहा है येलो पार्ट, ये है ग्रीस, यहाँ के थे ये हिपोक्रेट्स। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट तब से हुई, देखो 2020 तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी जो मेडिकल के लिए, यानी कि मेडिकल कॉलेजेज हैं या मेडिकल एजुकेशन है, प्रैक्टिसेज हैं जितनी भी, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती थी, यही रेगुलेटर था। लेकिन इसको चेंज करके इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, और 2020 में नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया। अब ये मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिसेस के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है। इसी ने 7 फरवरी को ये कहा था कि हिपोक्रेटिक ओथ ली जाएगी, मतलब हिपोक्रेटिक ओथ को रिप्लेस किया जाएगा चरक शपथ से। जो पहले हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती थी मेडिकल कॉलेज में, अब चरक शपथ ली जाएगी। 31 मार्च को नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये जारी किया सर्कुलेशन इसका, और ये कहा कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स जितना भी करते हैं उनमें मॉडिफाइड महर्षि चरक शपथ ली जाए, ये रिकमेंड किया था मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो ये हिपोक्रेटिक ओथ क्या कहती है, हिपोक्रेटिक ओथ है जो, ये हिपोक्रेट्स के नाम से ली जाती है। हिपोक्रेट्स थे ग्रीक फिजिशियन थे, यानी कि डॉक्टर थे, ये समझ लो। फोर्थ से लेके 5th सेंचुरी बीसी में ये मतलब रहा करते थे, जिए थे उस टाइम पे, यानी कि 4th सेंचुरी का मतलब ये समझ लो आप, जब डेथ हुई थी बुद्धा जी की और मौर्यज का राइज हो रहा था, मौर्य एम्पायर था हमारे इंडिया में राइज हो रहा था, उस टाइम के हैं ये, उसके कंटेम्प्रेरी हैं हिपोक्रेट्स। ये जो ओथ है इनके करेक्टर के हिसाब से, यानी कि एथिकल प्रिंसिपल पे ली जाती है, नैतिकता के आधार पे ये ओथ शपथ ली जाती है, ताकि ये शपथ लेने के बाद जो कोई डॉक्टर बना है वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एथिकल प्रिंसिपल पे कर सके, यानी कि कोई इलीगल काम ना करे डॉक्टर बनने के बाद। और जो चरक संहिता है, चरक संहिता एक बुक है जो लिखी हुई है किसने, महर्षि चरक ने। इसमें बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं। ये 1 से लेके 2nd सेंचुरी AD के टाइम की लिखी हुई है ये बुक, और ये एक सुश्रुता है, सुश्रुता नाम से बुक भी लिखी हुई है। ये सुश्रुता थे, सर्जरी से रिलेटेड है, ये सर्जरी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, 4th सेंचुरी AD की बुक है ये। और चरक संहिता इसमें मेडिसिन के रिगार्डिंग लिखी हुई है, हर चीज़ की मेडिसिन लिखी हुई है इसमें, किसी भी बीमारी वगैरह की, उस टाइम पे जो बीमारी वगैरह होती थी तो चरक संहिता में इस तरीके की प्रैक्टिसेस लिखी हुई है कि किस बीमारी को किस दवाई से ठीक किया जाए। और उस टाइम की ये मोस्ट एडवांस्ड बुक थी चरक संहिता, जो ग्रीक्स हैं उनसे भी ये मोस्ट एडवांस थी चरक संहिता। नेक्स्ट टॉपिक है PM मोदीज यूरोप टूर। आज की शायरी सुनाते हैं चलो, फिर इसके बाद 3rd नंबर का ये टॉपिक करेंगे। आज की शायरी है, ख्वाहिशें ही रहेंगी तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ख्वाहिशें तो जानते हो ना आप, ख्वाहिशें जब कोई चीज़ आप चाहते हो, ख्वाहिशें ही रहेंगी तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जिस दिन वो आपकी ज़रूरत बन गई तो उन्हें हासिल करने के लिए नींद भूल जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं 3rd टॉपिक, PM मोदीज यूरोप टूर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको पता है, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, 2 मई से 4 मई तक यूरोप का टूर है उनका, 3 कंट्री में विजिट करेंगे, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस कहाँ पे आप जानते हो, ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, और इधर है ये डेनमार्क। इन 3 कंट्रीज़ में विजिट करेंगे। और आप सबको पता है यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से कंडीशन, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 3rd वर्ल्ड वार हो सकता है अगर इनका वार आगे तक चलता रहा। और पूरा ग्लोबल ऑर्डर है ना जो यूरोप का, वो बिल्कुल अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब है उल्टा करना, किसी को उलट देना, क्योंकि अब से पहले यूरोप का और ये वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे US, इसका डोमिनेशन, हेजीमनी होती थी, दबदबा होता था। लेकिन रसिया ने जब यूक्रेन पे वार कर दिया तो रसिया का दबदबा, हेजीमनी और डोमिनेशन
यानी कि इसने रसिया ने ये पलट दिया एक तरह से। अब इतना यूरोप का जो यूएस का इतना जो डोमिनेशन था, दबदबा था, वो अब ख़त्म हो चुका है, ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर में प्रतीत हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस से हमारे क्या रिलेशन है, इसमें हमें ये जानना है। जर्मनी से इंडिया और जर्मनी के जो रिलेशन है वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हैं, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड पार्टनरशिप है हमारी, रक्षा से रिलेटेड पार्टनरशिप, हिस्सेदारी। मई 2000 से है हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में। और इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुई थी 2011 में। दोनों गोम यानी कि दोनों कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है पार्टिसिपेट किया था इसमें। डेनमार्क से हमारे बाइलेटरल रिलेशन है, ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है डेनमार्क से। और 2020 में एक वर्चुअल समिट हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वर्चुअल समिट में। वर्चुअल समिट का मतलब है इंटरनेट पे वीडियो कॉलिंग के जरिए मीटिंग हुई थी। तो ये याद रखना, डेनमार्क के साथ हमारी ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, तो ये याद रखना है। फ्रांस के साथ देखो अभी मीटिंग होगी, क्योंकि फ्रांस में अभी इलेक्शन हुए थे, उनके जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो दोबारा से री इलेक्टेड हो गए वहाँ पे। फ्रांस के साथ भी हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, और सिविल न्यूक्लियरी कोऑपरेशन भी है हमारे, स्पेस कोऑपरेशन भी है इंडिया और फ्रांस के साथ। तो इतनी सारी कोऑपरेशन है इंडिया और फ्रांस के साथ। इंडिया नॉर्डिक समिट, फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था अप्रैल 2018 में। इसमें नए एरियाज़ ढूंढे गए कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए। और जो ये फॉर्मेट है ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि जो ये नॉर्डिक कंट्री है ना, नॉर्डिक कंट्री में ये आती हैं, जो आपका ये स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, इन कंट्रीज़ की जो ऐसी पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन है, इंडिया के साथ है या फिर यूएस के साथ है, ये दो कंट्री के साथ ही इनकी इंगेजमेंट है इस टाइप की। नेक्स्ट टॉपिक है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए और 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये एक दवाई है भाई साहब, टैबलेट की तरह भी ली जाती है, ये गोली की तरह ली जाती है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अभी न्यूज में इसलिए 2 टोक्यो ओलंपियंस थे, टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, आप सबको पता है लास्ट ईयर। तो टोक्यो में 2 खिलाड़ी थे, वो पाए गए डोपिंग का, उन पे आरोप लगाए। डोपिंग का मतलब दवाई ले लेते हैं भाई साहब ऐसी जो जिसकी वजह से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बॉडी में अलग से एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उनमें से एक दवाई है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, टैबलेट की फॉर्म में ली जाती है। तो ऐसा पाया गया 2 खिलाड़ियों ने ये दवाई ली जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, तो उन पर बैन लग सकता है अब। और एक इस वजह से भी न्यूज में है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। नोएडा की पुलिस ने, नोएडा आप सब लोग जानते हो कहाँ पे, यूपी में, नोएडा की पुलिस ने ये फेक ड्रग और सप्लीमेंट एनाबॉलिक स्टेरॉइड के नकली दवाइयाँ और सप्लीमेंट जब्त किए, सीज किए, जिनकी कीमत थी 2 करोड़ रुपए। तो इस वजह से भी ये न्यूज में है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस लिए यूज होती है और इसका नुकसान क्या है ये जानते हैं इसमें। एनाबॉलिक स्टेरॉइड स्पेशली ये ली जाती है, लैब वर्जन है मेल हार्मोन का। मेल हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये मेल में ही होता है, आदमी में ही होता है ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो इसको आर्टिफिशियली डेवलप करता है हमारी बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये वैसे तो नेचुरली डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन ऐसा होता है जिसकी वजह से आदमी के मूछें आती हैं, दाढ़ी आती हैं, या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेल जैसे, आदमी जैसे, इस तरह के डेवलप होते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये इंक्रीज हो जाता है बॉडी में जब कोई आदमी ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेता है, तो उसकी बॉडी की मसल्स भी इंक्रीज कर देता है, मास बॉडी बन जाती है। बहुत सारे जिम करते हैं ना, तो वो जिम में बॉडी को आग मोटा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मसल्स को और ज़्यादा मास गेन करने के लिए ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं। तो नेचुरल हार्मोन जिस तरह से काम करता है इस तरह से ये काम करता है, लेकिन ये अचानक से बॉडी में रिजल्ट दे देता है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड। यानी कि मेल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाता है बॉडी में, जैसे फेशियल हेयर, फेस पे जिसके हेयर नहीं आते तो उसके लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड देते हैं, बहुत सारे दाढ़ी उगाने के लिए लेते हैं, या डीपर वॉइस हो जाती है इसकी वजह से। जो आदमी की गहरी आवाज़ होती है और औरत की थोड़ी पतली आवाज़ होती है, तो ये डिफरेंस होता है ना, तो इसकी वजह से अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड, उसकी आवाज़ और गहरी हो जाती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड बहुत ही लिमिटेड मेडिकल रोल में, यानी कि डॉक्टर इसको सजेस्ट करता है, डॉक्टर पेशेंट को तब देता है। मान लो किसी पेशेंट है
कोई मान लो पेशेंट है, उसको इलनेस हो गई है, कोई बीमारी या इंजरी हुई है, उसकी वजह से उसका वेट है बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो उसको बीमारी को ठीक होने के बाद उसको सजेस्ट करता है कि आप एस्टेरॉयड, एनाबॉलिक एस्टेरॉयड लो। इसकी वजह से उसका वेट गेन हो जाता है, जल्दी से उसका वजन बढ़ जाता है। और कभी कभी तो इसे ये एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी ये दिया जाता है। एनीमिया एक बीमारी है जो आयरन की कमी से हो जाता है, तो उसके लिए भी ये दिया जाता है। या बॉडी बिल्डर मास गेन करने के लिए लेते हैं इसको। ये ड्रग डॉक्टर बहुत ही रेयर कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं, और बहुत सारे टाइम में देखो इसे बॉडी बिल्डर लेते हैं, ये लिखा हुआ ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो वो अपनी मसल्स को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं। इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो एनाबॉलिक एस्टेरॉयड है, शॉर्ट टर्म में देखो जब लिया जाता है ये, इसकी वजह से हमारे हेयर फॉल हो सकते हैं, सर के बाल उड़ सकते हैं, और एक्ने हो सकते हैं। चेहरे पे जो फुंसियाँ होती हैं, एक्ने वगैरह या पिंपल्स, ये निकल आते हैं। और एक्सटेंडेड मिसयूज किया जाए इसका, तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनाबॉलिक एस्टेरॉयड का यूज किया जाए, तो फिर ये गायनाकोमेस्टिया हो सकता है। ये गायनाकोमेस्टिया क्या है भाई साहब, आदमी को ब्रेस्ट हो सकती है, ब्रेस्ट की ग्रोथ हो सकती है आदमी में, यानी कि फीमेल जैसे उसमें गुण आ सकते हैं। और इसका भयानक इम्पैक्ट ये पड़ता है, एक तो ब्रेस्ट, आदमी को ब्रेस्ट हो सकती है, दूसरा फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और वुमन को अगर ये दिए जाए एस्टेरॉयड हार्मोन, ये एस्टेरॉयड एनाबॉलिक एस्टेरॉयड, तो उसमें फेशियल हेयर उग सकते हैं, यानी कि दाढ़ी उग सकती है महिला की। और इसका कारण ये भी हो सकता है ज़्यादा गुस्सा आए, जो वुमन ले, ज़्यादा एंगर हो सकता है, पैरोनियो हो सकता है, या इम्पेयर्ड जजमेंट। ये इतने सारे इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर कोई महिला ले तो। नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट, ये आप इमेज में जो देख रहे हो ये है यूनिट, इसका नाम है पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट। पोर्टेबल का मतलब होता है जब किसी ऐसे कोई भी मान लो कोई भी इक्विपमेंट है जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से ले जा सकें। जैसे मान लो आपके घरों में कूलर होगा, उसके नीचे पहिए लगे होते हैं, वो पोर्टेबल होगा, कहीं पे भी उसे ले जा सकते हैं घुमा के। ऐसे ये क्या है, इसका कम वजन है, 10 किलोग्राम के लगभग है इस यूनिट का। इसे कहीं पे भी इस डिब्बे में रख के लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल है, उठा के ले जा सकते हैं, क्योंकि 10 किलोग्राम से भी कम वजन है इसका। ये किसने डेवलप किया है यूनिट। और डीसैलिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो सैलाइन का मतलब होता है एक तरह से सॉल्ट, और डीसैलिनेशन सॉल्ट को हटाना, मिटाना, ख़त्म करना, यानी कि ये पानी से सॉल्ट की मात्रा को ख़त्म कर देता है और पानी को ड्रिंकेबल बना देता है, पीने योग्य। ये जो डेवलप किया है ना ये इक्विपमेंट, ये किसने बनाया है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने बनाया है। इसके रिसर्चर हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बनाया है ये पोर्टेबल डीसैलिनेशन यूनिट। ये जो पानी होता है समुद्र का पानी, उसको भी स्वस्थ बना सकता है पीने के लिए, तो इसका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। कैसे काम करता है ये देखते हैं पहले। ये आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन टेक्निक पे काम करता है। ये टेक्निक कैसे काम करती है, देखो जैसे आरओ वगैरह यूज होता है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो ये फिल्टर वगैरह यूज करता है, परमिएबल मेम्ब्रेन वगैरह यूज करता है, लेकिन इसमें कोई फिल्टर यूज नहीं होता। इस डीसैलिनेशन यूनिट में फिल्टर यूज नहीं होता, बिना फिल्टर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। और ये साल्ट मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया, वायरस, इनको एक दूसरे से अलग करता है। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो स्टीम, वाटर को स्टीम करता है ये, और डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि जो सॉलिड पार्ट होते हैं उसको अलग कर देता है। वाटर में जो सॉलिड पार्ट हैं जो पीने योग्य नहीं है उसको अलग कर देता है, और जो वाटर है पीने योग्य वाटर, क्लीन वाटर, उसको अलग अलग निकाल देता है। तो ये कोई फिल्टर यूज नहीं करता। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा, इसका फ़ायदा एक तो ये होगा, ये पावर बहुत ज़्यादा कम यूज करता है, इसको जो बिजली चाहिए कम चाहिए। जैसे एक चार्जर को चाहिए ना, फ़ोन के चार्जर को जितनी बिजली, उतनी इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए। और ये छोटा होता है तो इसे कहीं पे भी लेकर जाया जा सकता है। और इसके लिए एक छोटा सा पोर्टेबल सोलर पैनल चाहिए होता है। सोलर पैनल मतलब जो सौर ऊर्जा बनाते हैं हम,
सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं, तो एक सोलर पैनल चाहिए छोटा सा, जिसकी कीमत होगी, ऑनलाइन कोई भी परचेज कर सकता है, $50 में। $50 का मतलब है लगभग 4,000 रुपये में। ये डिवाइस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है ड्रिंकिंग वाटर, इतना जितना क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया है ना WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उससे भी अच्छी क्वालिटी का ये वाटर जनरेट करता है। इसमें क्या है, बस एक बटन दबाना और काम करना स्टार्ट कर देता है, वाटर को प्योरीफाई कर देता है। इसमें फ़िल्टर की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए देखो बहुत समय तक चल सकता है ये, क्योंकि जो RO वगैरह होते हैं ना, जैसे उनमें परमिएबल मेम्ब्रेन या फ़िल्टर यूज होता है, तो फ़िल्टर बार बार 6 महीने में, 4 महीने में या 1 साल में चेंज करना होता है। तो इसमें कोई फ़िल्टर यूज नहीं होता, तो ये काफ़ी समय तक चल सकता है। और देखो इसका फ़ायदा ये है, जैसे रिमोट एरियाज होते हैं या मान लो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे क्या है, यूज किया जा सकता है इसको कहीं पे भी रख के। और जो रिफ्यूजी वगैरह होते हैं, मान लो कोई शरणार्थी है, कोई मान लो दूसरे देश से हमारे देश में आया, तंबू डाल के रह रहा है कहीं पे, तो वो यूज कर सकते हैं इसको आसानी से। या कहीं पे नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके रिफ्यूजी वगैरह रह रहे हैं, या सोल्जर हैं हमारे सैनिक, बहुत सारी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे पानी अच्छा नहीं है, तो उसको फ़िल्टर किया जा सकता है इसके ज़रिए। जैसे बहुत जगह पे क्या है, सैलाइन लेक होती हैं, खारे पानी की झील होती हैं, उनमें पानी पीने योग्य नहीं होता, तो वहाँ पे ये यूनिट लगा के उसका पानी साफ़ करके पिया जा सकता है। तो सोल्जर सैनिक ऐसी जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। तो इतने सारे फ़ायदे होंगे इसके। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया कनाडा रिलेशंस। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और कनाडा के क्या संबंध है ये जानने हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी एड्रेस किया, यानी कि संबोधन दिया है अपना, क्योंकि एक यहाँ पे कल्चरल सेंटर था, सनातन मंदिर कल्चर सेंटर का इनॉग्रेशन किया था, ऑनलाइन वर्चुअली इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कनाडा में। ये कनाडा में खोला गया ये कल्चरल सेंटर, सनातन मंदिर कल्चर सेंटर, इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया, और इसी के साथ साथ एक सरदार पटेल का स्टैचू भी लगाया गया। तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन को और इंक्रीज करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कनाडा में 2015 में विजिट किया था। उस टाइम पे हमारी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है कनाडा के साथ, वो इंक्रीज़ की थी, और कनाडा के साथ हमारे न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी है, 2010 में साइन हुआ था और 2013 से ही लागू हो गया था। कनाडा में हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा इंडियंस भी जाते हैं, NRI यानी कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या नॉन रेजिडेंट इंडियन रहते हैं कनाडा में। लगभग 1.6 मिलियन लोग रहते हैं इंडियंस, या इंडियन ओरिजिन के। 1.6 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये टोटल हो जाएंगे 1,60,00,000 पीपल रहते हैं लगभग। और जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है, उसकी 4% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं कनाडा में, और सबसे ज़्यादा जाते हैं भाई साहब पंजाब से। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 12th क्लास में हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या आप टीचर में अपना फ्यूचर देख रहे हो टीचर बनने के लिए, या साइड में UPSC की तैयारी कर रहे हो, या साइड में आप मान लो सिक्योर फ्यूचर रहे तो उसके लिए आप टीचर का कोर्स करना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, ये 4 साल का प्रोग्राम है, जो 2023-24 से यानी कि अगले साल से स्टार्ट होगा। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 4 साल का कोर्स होगा ये। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, तो आप नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डालोगे NCTE गूगल पे, उसकी साइट खुल जाएगी, उसकी साइट पे जाके अप्लाई करना चाहता तो कोई कर सकता है। देखो ये 4 साल का कोर्स होगा, ये 22 अक्टूबर 2021 में नोटिफाई किया था। अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो किसी ने BA की है, 3 साल की BA हो गई, और BA के बाद B.Ed करना तो 2 साल की B.Ed, टोटल 5 साल लगते थे। या वो BSc B.Ed करना चाहता है, 3 साल की BSc 2 साल की B.Ed 5 साल, या BCom B.Ed 3 साल की BCom 2 साल की B.Ed 5 साल लगते थे टोटल। लेकिन अब ये इंटीग्रेटेड कर दिया। अगर कोई मान लो BCom BSc करना चाहता है, मतलब BCom B.Ed करना चाहता है, BSc B.Ed करना चाहता है, या BA B.Ed, तो 12वीं के बाद अप्लाई कर सकता है। टोटल 4 साल का होगा ये कोर्स। तो ये अगले एकेडमिक ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसमें ये रखा था कि टीचर एजुकेशन के लिए ऐसा लाना चाहिए कि ऐसा कोर्स जिसे टीचर में अपना प्रोफेशन बनाना, मतलब टीचर में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए एक कोर्स होना चाहिए स्पेशली उसके लिए। तो ये एडमिशन इसमें NTA लेगा, इसका एक टेस्ट, NTA है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये टेस्ट कंडक्ट कराएगी इसके लिए। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर कोई इसको पास करेगा इस टेस्ट को, तो उसे मतलब इसमें एडमिशन मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड जो कोर्स है ये BA
बीएड का या बीएससी बीएड का। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है और ये मान लो स्टूडेंट टीचर को इनेबल करेगी, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। जो भी मान लो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में अपने एजुकेशन करना चाहता है और इसमें मान लो ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है तो वो कर सकता है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होगा जिसने सेकेंडरी एजुकेशन हासिल किया, यानी कि 12वीं क्लास जिसने कर लिए वो कर सकता है कोई भी। और ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा क्योंकि 1 साल बचाएगा उनका, क्योंकि अगर बीए के बाद अगर कोई मान लो बीएड कर रहा है तो उसे 5 साल लगते थे, तो अब ये 1 साल उसका सेव कर देगा, बचा देगा। नेक्स्ट टॉपिक है चकमा। ये चकमा एक ट्राइब है जो न्यूज में थी, बस इतना याद रखना है ये कहाँ पे है। ये मेजर ट्राइब है त्रिपुरा की, त्रिपुरा में मेनली रहते हैं ये। त्रिपुरा आप जानते हो कहाँ पे, हमारे इंडिया का स्टेट है। और ये जो ट्राइब है या ट्राइबल एरिया है त्रिपुरा का, ये शेड्यूल 6 के अंदर मेंटेन किया जाता है। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, उसमें 6 नंबर है जो शेड्यूल है उसके अंदर आता है ट्राइबल एरिया त्रिपुरा का। क्योंकि आप सबको पता है 6 शेड्यूल में 4 स्टेट हैं जिनको रूल किया जाता है 6 शेड्यूल के रिगार्डिंग। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट को 6 शेड्यूल के अंदर ये रूल्स रेगुलेशन इनके लिखे हुए हैं, तो इनके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है 4 स्टेट को 6 शेड्यूल के अंदर। और जो चकमा है ये ट्राइब है, यानी कि एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। ये मेजर ट्राइब त्रिपुरा की है, बस इतना याद रखना है इसमें। यही टॉपिक थे आज के।